Hello and welcome, dear students. Good morning, good afternoon, everyone. Jai Hind. चलिए तो स्टार्ट करें सेशन को। कल सबने यूट्यूब की क्लास अटेंड करी थी। सबने यूट्यूब की क्लास अटेंड करी है। चलिए, सैटरडे को और संडे को आपको इस बार प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा। टाइमिंग अभी अभी नहीं बता रहा हूं मैं आपको। सैटरडे को कम से कम 2-2.5 घंटे के आसपास केवल प्रैक्टिस सेशन मिलेगा देखने को, और सैटरडे को टेस्ट भी होगा। ठीक है। और एक तो बेसिक वर्ड बड़ा खतरनाक है। सारा पढ़ा दो और बेसिक का क्या मतलब होता है? प्लस माइनस थोड़ा ना बताएंगे तुम्हें। बेटा आना चाहिए ना। अब आप ये बताइए कि मान लो आप आ रहे हो 11th 12th, कम से कम मैं मानता हूं कि 11th में होगे। इससे पहले तो आप नहीं क्लास कर रहे होगे, तो बेसिक चीजें तो आपको पहले आनी चाहिए। मैं तो बेसिक आपको एक भाई, बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक का मतलब मैं आपको 2 4 या 8 थोड़ा सिखाऊंगा भाई। हर क्लास का अपना एक बेसिक होता है। ठीक है। तो आप जिस क्लास में हो उसके हिसाब से जितना बेसिक जरूरत होगी वो बताऊंगा। बेसिक का मतलब आप किसी को 1/1/2 को 2 लिखने नहीं आ रहा है तो अब ये थोड़ा ना बताया जाएगा। हर चीज का समय होता है ना। ठीक है। टेस्ट आपका किसी का भी हो जाएगा जो पढ़ाया गया है। तो सैटरडे को एक तो टेस्ट भी होगा, एक आपका प्रैक्टिस सेशन भी होगा। ठीक है। और संडे को भी एक प्रैक्टिस सेशन भी होगा और क्लास भी चलेगी। ठीक है। रवि सर ज्यादा लेने को क्लास कर रहे थे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी कि सर थोड़ा मुझे दे दीजिए टाइम और थोड़ा आप ले लीजिए, क्योंकि आप ज्यादा ले लोगे तो फिर आप कर नहीं पाओगे मेरा। और सर को तो ठीक है, बात कर लेंगे उनसे सर से कि सर थोड़ा कम लीजिएगा। बेटा आर्ट से पढ़े हो तो बेसिक बेसिक का क्या मतलब है? आप इंटर आर्ट से पढ़े हो ना, 11th 12th, 10वीं तो नहीं पढ़ा है आपने, 9th क्लास तो नहीं पढ़ा है। तो आपको 10वीं 11th 12th की हर एक चीज मैं आपको बताता हूं। 9th 10th की बहुत सारी चीजें आपने तब भी मैथ्स में पढ़ी होगी, वो चीजें जो इस्तेमाल होती है मैं थोड़ा बता देता हूं। आपकी प्रॉब्लम 10th से पहले की है, वो बेसिक्स आपका दिक्कत है। 11th 12th की चीजें तो मैं आपको बताता ही हूं। आप 9th 10th 8th 7th 6th वहां पर भी आपकी समस्याएं हैं, वो आपको दूर करनी पड़ेंगी ना। क्योंकि शायद आपने 11th 12th में यदि मैथ्स नहीं ली है, इसका मतलब आप पहले से ही डरते आए हो। तो एक तो मेहनत करना सीखो और दूसरा डरना बंद कर दो। ठीक है। ठीक है। सबकी चैट देखते हैं बेटा। अब हर एक बच्चे का इंडिविजुअल मैं आंसर नहीं करूंगा ना। ठीक है ना, वो मेरा काम है। मेरा काम है कि जो जरूरी चीजें हैं वो बस देख लेना है, और जरूरी नहीं है कि उस बच्चे का रिप्लाई वैसे ही करना है। वो मैं रिप्लाई कर देता हूं, आपको पता भी नहीं चलता आपकी बात का। ठीक है। चलिए चलिए फिर जितना पॉसिबल होता है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। अब कोई छोटी छोटी चीजें देखो, समय होता ना। ठीक है। अब अभी भी ये समझिए कि अभी भी आप 2 साल की मैथ्स पढ़ रहे हो 7 महीने में। तो इसका मतलब है कि अब एकदम 2 साल जैसे भी नहीं पढ़ सकते आप। थोड़ा जरूर रिलैक्स होकर पढ़ सकते हो, पर एकदम 2 साल जैसे भी तो नहीं पढ़ सकते। 2 साल का सिलेबस इसलिए बनाया गया क्योंकि वहां पर एकदम आराम आराम से चीजें चलती हैं, आराम आराम से। पर 2 साल की चीजें 7 महीने में करोगे तो थोड़ी तो स्पीड रखोगे। ठीक है। चलिए मेहनत करो। जो चीज नहीं आती है उसको कई बार पढ़ो। ठीक है। उसको छोड़ मत दो। उसको तुम छोड़ देते हो तो ये मत करो। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आई होप आपने कल का प्रैक्टिस सेशन देखा होगा यूट्यूब का क्वाड्रेटिक का, तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसको देखते रहिएगा जरूर। ठीक है। हाँ टेस्ट होगा सैटरडे को बेटा। देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस यदि नहीं आ रहे हैं आपको तो आप इस पर घबराइए मत।
कि आप ये मत सोचिए कि आपको मैथ्स नहीं आ रही है, मैं आपको रियलिटी बताता हूं। यदि कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप इस पर घबराइए मत। ठीक है, आप घबराइए मत कि आपको मैथ्स नहीं आ रही है। ठीक है, दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो दुनिया के सारे क्वेश्चंस लगा ले। ये आपको इस बात का मैं आपको सटीक बता रहा हूं। कोई भी दुनिया में, चाहे इंक्लूडिंग मी, चाहे कोई और भी बंदा जो कह दे कि मैं दुनिया के सारे क्वेश्चंस, दुनिया में जितने भी क्वेश्चंस बने होंगे सब लगा लूंगा मैं, तो कोई भी धरती पर पैदा नहीं हुआ है इस समय। तो इसका मतलब है कि फिर इसका मतलब सब गधे हैं? नहीं, परफेक्शन हमेशा नहीं आता बेटा, हर चीज को परफेक्ट कोई नहीं होता, कमियां रहती हैं। तो इस पर घबराइए मत कि कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा, बस उसको सोल्यूशन करिए कि कैसे वो हो मतलब हो जाए। ठीक है, तो कई बार आप गूगल से सहारा ले सकते हो, कई बार आप सोल्यूशंस देख सकते हो। कोशिश करिए कि मोस्टली चीजें अपने आप ही समझ में आ जाए। देखिए, हमारी एक गलती होती है कि हम क्या करते हैं ना, कोई चीज समझ में नहीं आती तुरंत टीचर से पूछ लेते हैं कि चलो टीचर बता दीजिए, या फिर हम उसको छोड़ देते हैं, यदि टीचर ने नहीं बताया उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जितना आप खुद रगड़ोगे किसी चीज में ना, वो आपको परफेक्शन मिलेगी उसमें। तुम तुरंत टीचर से पूछ लोगे तो वहां पर तो आपने टीचर का दिमाग इस्तेमाल कर लिया, खुद का तो किया ही नहीं। तो उसको रगड़िए, आपके पास समय है, क्वेश्चंस पर समय दे दिए 5 मिनट 10 मिनट, उसको समझिए। देखिए, अच्छे से क्वेश्चन आप 100 लगाते हो, वो ज्यादा बेहतर है कि बिना सब्जे आप 200 लगा लिया। वो ज्यादा बेहतर है कि 100 ही लगाइए, फिर से बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कल पढ़ी थी, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, और जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, या फिर ए प्लस आयोटा बी चाहे एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आप समझ गए होंगे। जहां पर आयोटा क्या होता है, √-1 होता है। अब इसमें आता है प्योरली रियल, ये आपके लिए है नोट्स, मैं अलग से बता दे रहा हूं। प्योरली रियल, इमेजनरी और इन सब का मतलब क्या होता है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, वो क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो a प्लस आयोटा बी है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो a होता है वो रियल पार्ट ऑफ z होता है, और b जो होता है वो इमेजनरी पार्ट ऑफ z, z का काल्पनिक भाग होता है। ये चीज मैंने कल बताई थी आपको। अब देखिए, इफ a बराबर 0, यदि a 0 हो गया, यदि a 0 हो गया, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z। दैट इज क्या, रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया, 0। यदि रियल पार्ट ऑफ z 0 हो गया तो क्या हम बोलेंगे, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गई, z बराबर आयोटा b आ गई। तो अब ये देखिए, इस समय ये प्योरली इमेजनरी है। क्या है, प्योरली इमेजनरी है, पूर्णतः काल्पनिक या शुद्धतः काल्पनिक, कुछ भी बोलिए, पूर्णतः काल्पनिक है। यदि रियल पार्ट 0 हो गया, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, या फिर शुद्धतः भी बोल देते हैं, शुद्धतः काल्पनिक। कि आपका रियल पार्ट 0 हो गया तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली क्या है, इमेजनरी है बेटा। ठीक है, दूसरी चीज देखिए ध्यान से, इफ b बराबर 0, दैट इज इमेजनरी पार्ट ऑफ z 0। b 0 का मतलब क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट ऑफ z 0 हो गया, और इमेजनरी पार्ट z 0 हो गया, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर z कैसी आ गई, a के बराबर आ गई। तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बराबर है, और इसे क्या बोल लेंगे, ये प्योरली रियल है। प्योरली रियल है, पूर्णतः वास्तविक या शुद्धतः वास्तविक। ठीक है, तो ये तो प्योर हो गया। जैसे प्योर दूध मतलब पानी का कोई भी पार्ट नहीं, प्योर पानी मतलब पानी, और जब दूध और पानी दोनों मिल जाएंगे तो वो हम लेना नहीं चाहेंगे दूध। ठीक है, तीसरा, अगला देखिए, आपने सब कुछ सीख लिया, प्योरली रियल सीख लिया, प्योरली इमेजनरी सीख लिया, केवल इमेज। यदि इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, यदि b 0 नहीं है, ठीक है, यदि b 0 नहीं है
तो उसमें दो केस बनेंगे। बी जीरो नहीं है तो फिर यहां पर दो केस बनेंगे, ए जीरो हो सकता है और ए जीरो नहीं हो सकता है। यदि बी जीरो नहीं है तो फिर ए जब जीरो हो गया तो जेड जो बन गया वो आयोटा बी बन गया, और जब ए जीरो नहीं हुआ तो जेड बन गया ए प्लस आयोटा बी। इस केस में इन दोनों को इमेजनरी बोलेंगे, इमेजनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। यदि केवल काल्पनिक बोलना है तो 2 आयोटा को भी काल्पनिक बोलेंगे, ठीक है। हां, किसी भी नंबर को आप लिख सकते हैं। देखो जैसे 2 आयोटा ये भी इमेजनरी है और 2 + 3 आयोटा ये भी आपकी इमेजनरी है, पर 2 आयोटा प्योरली इमेजनरी है, ये प्योरली इमेजनरी नहीं है। इमेजनरी में दोनों आएंगे, इमेजनरी में दोनों आएंगे, लेकिन प्योरली इमेजनरी में केवल 2 आयोटा आएगा, क्योंकि केवल इमेजनरी पार्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। रियल, प्योरली इमेजनरी और केवल इमेजनरी का यही चीज यहां पर लिखी गई है कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज, ठीक है, प्योरली रियल इफ, ठीक है, इफ बी इज जीरो। प्योरली रियल मतलब बी जीरो मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इमेजनरी इफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि बी जीरो नहीं है तो इमेजनरी बोलेंगे। और प्योरली इमेजनरी मतलब ए बराबर जीरो, दैट इज रियल पार्ट, दैट इज रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो। यही चीज आपको समझनी थी। इस पर क्वेश्चन आते हैं, इस पर क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है, प्योरली रियल है, तो फिर कोई कंडीशन वंडीशन पूछेगा आपसे। मैं आशा करता हूं आपको यह चीज समझ में आ गई। अच्छे से फील करना सीखो चीजों को। मैं मानता हूं कि आप इसे मतलब हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट नहीं कर सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जो भी है उसको मैस फील करिए कि वो कहना क्या चाहता है। आप रटने का प्रयास मत करिएगा कभी भी, फिर आप क्या होगा, एग्जाम के समय सब इसीलिए भूल जाते हो क्योंकि आप रट लेते हो चीजों को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जितना आप रटेंगे उतना ही एग्जाम के समय आप भूलेंगे चीजों को। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है, और इमेजिनरी कैसे होगा। तो देखो रियल पार्ट कैसे निकालेंगे। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इस फॉर्मेट की है, मान लीजिए a प्लस आयोटा बी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी फॉर्मेट में है तो a को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, यही तो बोलते हैं। a को क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड, और b को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे कैसी भी हो, आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में लेकर आना है। अच्छा, इस फॉर्मेट में लेकर आइए, चाहे उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्मेट में लेकर आइए। मतलब डिनोमिनेटर में, हर में आपका रियल नंबर होना चाहिए हमेशा। जब तक डिनोमिनेटर में रियल नंबर नहीं होगा तब तक आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं कर सकती हो। या तो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह की फॉर्मेट की हो तो उस समय आप रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बता दोगे, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी इस फॉर्मेट की हो तो यहां पर जो रियल पार्ट होगा, यहां जो रियल पार्ट ऑफ Z2 होगा वो बेटा होगा a/c, और रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 होगा कितना हो जाएगा, b/c। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई, ठीक है, ओके। और मेहनत करिए। आप देखिए मैं खुद आपके लिए मेहनत करता हूं, क्योंकि जो जिस तरीके से मैंने पिछली बार पढ़ाया है, मैं हर कुछ चीजें जरूर परिवर्तन होती है मेरी, ठीक है। वही क्वेश्चंस नहीं लेकर आता हूं मैं, अलग लेकर आता हूं, तो फिर से मुझे एक नई मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मैं कर सकता हूं तो मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूं, ये मेरी ड्यूटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप ही के लिए केवल कर रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है। यदि मैं अध्यापक हूं तो मेरा काम है ये। वैसे आपका भी तो काम है पढ़ना ना, तो आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो। तो फिर जब कर नहीं रहे हो तो दिखावा मत करिए और अच्छे से पढ़िए और मेहनत करिए, ठीक है।
या तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में बदलिए आप, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में बदल लीजिए कि नीचे आपका एक रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से हो जाएगा तो ए रियल पार्ट बी इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और यहां हो जाएगा तो ए बाई सी रियल पार्ट हो जाएगा और बी बाई सी इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, रियल पार्ट चाहिए था इसका। तो पहले तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए पावर -1 लिखा हुआ है। अच्छा, पावर -1 लिखा हुआ है तो मैं इसको नीचे लाता हूं, 1 प्लस कॉस पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 5, आयोटा साइन पाई बाई 5, ठीक है भाई। पावर -1 था ना, तो जैसे a की पावर -1 क्या होता है, 1/a होता है। तो उसी तरीके से ये पावर माइनस था, नीचे ले आए। अब मैंने आपसे क्या बोला कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट की चाहिए, या तो इस फॉर्मेट की आ जाए या तो इस फॉर्मेट की आ जाए। इस फॉर्मेट की आ जाएगी, इस फॉर्मेट की आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए नीचे वाले के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे वाले के अपोजिट साइन से। नीचे वाला क्या नजर आ रहा है, 1 प्लस कॉस पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 5। इसके अपोजिट साइन से 1 प्लस कॉस पाई बाई 5 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 5, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल भी होगा इसमें, माइनस आयोटा साइन पाई बाई 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। इमेजिनरी पार्ट माइनस कहां से आ गया बेटा इसमें, माइनस पार्ट कहां से आ गया, कहां माइनस का बी बाई सी है बेटा इसमें। चलिए, तो अब क्या करेंगे हम, यहां देखिए ध्यान से, ये मैंने कल आपको बताया था, कल बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे कि जब 3 प्लस 4 आयोटा है और इसका आपने अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कल मैंने आपको बताया था ये बात, याद हो आपको तो। अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका ए की तरह है, ये आयोटा बी की तरह है, तो ये हो जाएगा कितना नीचे, 1 प्लस कॉस पाई बाई 5 का स्क्वायर प्लस साइन पाई बाई 5 का स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 5 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आएगा, मैं इसको हटाना पड़ेगा हो सके, ठीक है। अब ये बताइए कि अब रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट क्या होगा इसमें भाई, दिस अपॉन नीचे वाला ना, दिस अपॉन नीचे वाला, देखो ये ए हो गया माइनस आयोटा बी, और ये नीचे आपका ये सी जैसे हो गया, ये जो सी है रियल वो ये हो गया। तो अब रियल पार्ट यदि निकालना हो तो हम करेंगे दिस अपॉन दिस, तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 5, थोड़ा सा नीचे स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 5 प्लस 2 कॉस पाई बाई 5, 2 कॉस पाई बाई 5, और या ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 5। मैं इसके बाद जो आंसर लिख देता हूं वो 1/2 लिख देता हूं। किसको दिक्कत है समझने में कि 1/2 कैसे आया, बताइए। देखिए ध्यान से, ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 5 है बेटा, ये साइन स्क्वायर पाई बाई 5 है, 1 हो जाएगा, 1 और ये 1 मिलकर 2 बन जाएगा, तो 2 प्लस 2 कॉस पाई बाई 5 हो जाएगा, और 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 5 हो जाएगा, ऊपर के साथ कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसलिए मैंने आगे नहीं लिखा क्योंकि ये चीज भी मैंने आपको समझाई थी, तो फिर स्पेस नहीं बचा इसमें। समझ में आ गया कि 1/2 कैसे होगा, मुझे लगता है समझ जाओगे आप। देखो कॉस स्क्वायर पाई बाई 5 साइन स्क्वायर पाई बाई 5 1 हो गया, 1 और 1 ये 2 हो गया, 2 प्लस 2 कॉस पाई बाई 5, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 5 ऊपर वाले के साथ कट गया। इसमें कुछ है ही नहीं, और कह रहा है फिर से रिपीट करिए। अरे भैया क्या किया है, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया है यार। और ये चीज मैंने आपको कल सिखाई थी कई एग्जाम्पल के द्वारा कि ये होगा, तो बस लिख दिया। अब दिस अपॉन दिस, यही तो रियल पार्ट होगा। अब इसमें था ही क्या कि रिपीट करो, हो तो गया। कोई दिक्कत है किसी को? अब हर चीज एक बार फिर से, हर चीज
एक बार में तो कोशिश करा करो, थोड़ा सा मेंटेलिटी भी चेंज करो, कोशिश करा करो एक बार के बाद दोबारा सर बताएंगे ही नहीं, तो थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। ओके, समय बचाना सीखो। अब मैं दोबारा बताऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने क्या किया, मुझे इस तरह का फॉर्मेट चाहिए था, तो नीचे के अपोजिट साइन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका इंटू मैं कई एग्जाम्पल कल दे चुका हूं, इन दोनों का इंटू क्या होगा ये कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं मैं, कि अब आप कल का लेक्चर अटेंड किए होगे तो आपको पता, इस तरह के मैंने कई एग्जाम्पल दिए थे कि समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग, यदि आयोटा के फॉर्मेट में है तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है। क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। तो आपको थीटा का मान बताना है, थीटा का मान जिसके लिए ये पूर्णतः काल्पनिक हो, थीटा का मान जिसके लिए 2 + 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा पूर्णतः काल्पनिक हो, पूर्णतः काल्पनिक है। थीटा का मान बताना है जिसके लिए, अच्छा थीटा का मान बताना है जिसके लिए ये क्या हो, प्योरली इमेजिनरी हो। कोई भी क्वेश्चन आता है यदि कहता है वो प्योरली इमेजिनरी हो, थीटा का मान या कुछ भी बोले, तो प्योरली इमेजिनरी होने के लिए यदि कॉम्प्लेक्स नंबर हम देखो, यदि Z1/Z2 है, इस तरह की कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम कन्वर्ट इस फॉर्म में ही करेंगे, ऐसे ही ये कन्वर्ट होगा, याद रखिएगा। यदि Z1/Z2 टाइप की कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो कन्वर्ट होके इसी फॉर्मेट में आएगी, a + आयोटा b/c फॉर्मेट में। तो ऐसा कब आएगी, जब ये जो Z2 लिखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कराओगे। यदि प्लस होगा इसमें तो माइनस से कराओगे ऊपर नीचे, माइनस होगा तो प्लस से कराओगे ऊपर नीचे। जब इसको ऐसा करोगे तो वो इस फॉर्मेट की आएगी, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है। तो आप इसका कौन सा पार्ट जीरो होगा, रियल पार्ट जीरो होगा। तो रियल पार्ट जीरो होने का मतलब क्या हुआ, a/c जीरो होगा, मतलब a जीरो होगा। तो सिंपल कहने का मतलब है कि यदि मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलेगा कि प्योरली इमेजिनरी होगा, तो सिंपल हम इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे और ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी उसमें केवल रियल पार्ट पता करेंगे, बाकी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि यदि मैं इसको इस फॉर्मेट में बदल रहा हूं तो मुझे a को जीरो करना है बस, ना तो मुझे b से देखो कोई मतलब है, ना तो मुझे c से कोई मतलब है। तो हम क्यों b और c को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, हम केवल किस पर ध्यान देंगे, केवल a पर ध्यान देंगे और उसको हमें जीरो करना होगा, ठीक है। चलिए पूरा प्रोसेस, कहानी समझ में आ गई। ये कहानी याद रखिएगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्टली क्वेश्चंस में यही कहानी अप्लाई करा होगा। वैसे एक और तरीका है, वो तरीका या तो फिर यही तरीका, वो तो बाद में पढ़ेंगे हम, या तो फिर जो मैं बता रहा हूं, इन्हीं दो तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए, आई होप आपको कहानी समझ में आ गई। अब समय आ चुका है एक्शन का। तो आपको क्या करना था, मैं पूरा लिखूंगा लेकिन जरूरत नहीं है, मैं तो थोड़ा सा नहीं लिखूंगा तो अजीब सा लगेगा। देखिए, नीचे की अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कहानी पता थी वो उसको अप्लाई कर दिया। मैंने कहा भाई मुझे ना तो बी से मतलब है ना मुझे सी से मतलब है, मुझे केवल ए को जीरो करना है, ठीक है। क्या जीरो करना है, ए को जीरो करना है। तो बस ए को जीरो करने के लिए निकालते हैं, बस ए मतलब क्या, ऊपर का रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या आएगा, देखो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 3 आयोटा साइन थीटा और 2 आयोटा साइन थीटा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 6 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही आपका रियल पार्ट आएगा। बाकी यहां पर आयोटा के साथ यहां इमेजिनरी पार्ट, और यहां पर आपका बी आएगा और यहां सी आएगा।
मुझे केवल इसको जीरो करना है तो बस यही करूंगा मैं। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। ठीक है, तो साइन थीटा कितना आ गया 1/√3, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/√3। थीटा कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√3। ठीक है, समझ में आ गई कहानी की वही मैंने काम किया ना, मुझे बी से मतलब था ना सी से मतलब था, तो मैंने बाकी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं समझी। मेरा काम केवल रियल पार्ट चाहिए था। अब मुझे ये देखना था कि रियल पार्ट कब मिलेगा। तो एक तो 2 का 1 में मिलेगा भाई, 2 का 2 आयोटा साइन थीटा में करेंगे उसमें आयोटा आएगा, 3 आयोटा साइन 1 में करेंगे तो आयोटा आएगा। हाँ, 3 आयोटा साइन थीटा और 2 आयोटा साइन थीटा करेंगे तो 6 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो यहां यही आपका रियल पार्ट मिलेगा, उसी को जीरो करना था। यदि यहां पर प्योरली रियल होता तो फिर आप बी निकालते, इससे आपको कोई मतलब नहीं रहता। केवल आप क्या करते, अच्छा यहीं पर प्योरली रियल होता तो आप क्या करते, इमेजनरी पार्ट वाले को जीरो करते, ऊपर का, मतलब उस समय आप बी को जीरो करते। उस समय क्या करते आप, बी को जीरो करते। ठीक है, समझ में आ गई ना कहानी। जैसे आपको इसका इमेजनरी पार्ट पता करना है, तो इमेजनरी पार्ट पता करना है तो आप, क्योंकि नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह की आएगी, और इसका यदि इमेजनरी पार्ट पता करना है तो इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा b/c। ठीक है, तो बस ऊपर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा कर देते हैं, और नीचे 2 माइनस आयोटा। देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, तो ये तो 0 हो गया, तो 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। अब हम नीचे के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2 आयोटा का 2 में हो गया 4 आयोटा, और 2 आयोटा का आयोटा में हो गया 2 आयोटा स्क्वायर, और 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये भी मैं बता चुका हूं आपको। तो -2 प्लस 4 आयोटा अपॉन 5, और आपको क्या चाहिए था इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा 4/5। इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा 4/5। सर नीचे भी तो रियल नंबर आ रहा है, उसका नहीं समझा मैं आपकी बात। अरे भैया यार, ये मैंने, यार मैं कुछ बताता हूं तुम्हें समझते क्यों नहीं हो। कहीं पर मैंने बताया था, कहां बताया था मैंने आपको, कहीं पर बताया था कि जब आप इमेजनरी पार्ट रियल पार्ट a/c है और इसको जीरो करोगे तो जीरो तो a होगा ना, c से क्या लेना देना है यार। तो समझा तो करो जब मैं समझाता हूं, तो इसलिए मैं समझा चुका होता हूं आपको, लेकिन फिर भी तुम सुनते नहीं हो ध्यान से। एक चीज और आती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सब कुछ इसलिए मैं पहले बता देता हूं कंफ्यूजन ना हो, लेकिन आप ध्यान से सुनते नहीं हो। गुणात्मक प्रतिलोम, तुक। अरे यार, यदि समथिंग अपॉन समथिंग जीरो हो रहा है तो जीरो तो ऊपर वाला होगा ना, तो नीचे वाले से हमें क्या लेना देना क्या हुआ है वो। ठीक है मैम, देखो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये हो गया बेटा कि कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, और मैंने कहा भाई आप मुझे बताइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो आप कहोगे वो 1/z होगा, मतलब 1/a प्लस आयोटा बी, 1/a प्लस आयोटा बी। और कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में हम नहीं लिखते हैं, 1/, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे नहीं लिखते हैं कि 1/, लिखे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
तो देखो इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, a माइनस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसी हो जाएगी, a माइनस आयोटा बी, और ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस हो गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए इसका आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो 1/3 प्लस 2 आयोटा, यही आपका क्या हो जाएगा, जेड इनवर्स। ठीक है, इफ नहीं, लेट जेड बराबर क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा, तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, जेड इनवर्स। अब ये आ जाएगा, तो हम, मैंने बोला कि ऐसे नहीं छोड़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, हम क्या करेंगे, माइनस से इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 माइनस 2 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा, तो हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, और ये कितना बन जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये बता चुका हूं मैं बार बार। तो 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 13, और मान लीजिए मैं कहता हूं रियल पार्ट ऑफ जेड इनवर्स बताइए आप, तो आप कहोगे 3/13। रियल पार्ट ऑफ जेड इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/13, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, -2/13, -2/13। चलिए क्लियर है ये चीज, चलो। कह रहा सर खाना खा लो, हम भी खा रहे हैं। हाँ, तो खाना खाते पढ़ोगे तो कहां से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता है ना, तुम लोग करते होगे कि जैसे मान लो बीच में किसी का मैसेज आ गया तो मैसेज देखने चले गए, फिर अचानक आ गए क्लास चल रही है और अब बीच में छूट गया, सर समझ में नहीं आ रहा, करते होगे जरूर ऐसा, कोई तो करता होगा, ठीक है। अच्छी बात है, करा करो ऐसा फिर, अच्छी है ना, बस सब लोग एनडीए निकाल लेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। चलिए, हाँ, तो इसको अभी मॉड को हम बाद में पढ़ते हैं, एक बार हम पहले कॉन्जुगेट, मैं आपको बता देता हूं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, देखो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब समृद्ध संख्या का संयुग्मी। ये जो बार बार बोलते आए हो ना कि अपोजिट साइन अपोजिट साइन अपोजिट साइन, यही एक्चुअली में उसका कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, यही क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। तो जैसे मैं बात करूं आपसे कि z बराबर x प्लस आयोटा वाई है, तो z बार को ही बोलते हैं हम कॉन्जुगेट ऑफ z। z बार को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z, z का संयुग्मी, z का संयुग्मी। अच्छा, एक बाइनोमियल की डीपीपी अपलोड होगी पर उसकी आंसर की नहीं होगी, वो आपको कल उसकी आंसर की मैं दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी आंसर की बनी नहीं है उसकी, लेकिन मैं फिर आपको अपलोड करवा देता हूं, और आंसर की कल हम, मुझे भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आंसर की मैं कल आपको दे दूंगा, तब तक आप भी सॉल्व करिएगा, आंसर रखिए रहेगा अपने पास, चेक कर लीजिएगा कल। जेड बार इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड बार इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो देखिए जेड बार निकालने के लिए कॉन्जुगेट, याद रखिएगा नोट में, कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉन्जुगेट निकालने के लिए आयोटा की जगह क्या रख देते हैं, आयोटा की जगह क्या रख देंगे, माइनस आयोटा रख देंगे, आयोटा की जगह क्या रख देंगे, माइनस आयोटा रख देंगे। ठीक है, ओके, आयोटा की जगह क्या रख देंगे, माइनस आयोटा रख देंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि यदि जेड बार मुझसे पूछा गया है तो आयोटा की जगह आप क्या रख दोगे, माइनस आयोटा। जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, अच्छा, तो जैसे मैंने कहा कि भाई जेड हमारे पास क्या है, जेड हमारे पास है, जेड हमारे पास है 2 माइनस 3 आयोटा, जेड हमारे पास क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा। तो आप मुझे जेड बार बताइए, तो आप कहोगे 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, सिंपल है चीज। ठीक है, तो जेड बार कितना हो जाएगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा। देखिए माइनस जेड अलग चीज है, माइनस जेड क्या होगा,
इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस एओटा होगा, और जेड बार अलग चीज है, माइनस जेड अलग चीज है, जेड बार अलग चीज है। तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी छोड़िए। अब कुछ नोट में लिख लीजिए कि यदि इफ जेड बराबर जेड बार हो गया, अच्छा ये बताइए कि जेड और जेड बार में कब आपको अंतर पैदा, मतलब अंतर लगेगा? कुछ अंतर ही नहीं है। कह रहा सर, जीसू कह रहा मैं जनसंख्या के लिए पैदा हुआ हूं। क्यों जनसंख्या के लिए क्यों पैदा हुए हो? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, अपने को बेवकूफ और सामने वाले को बेवकूफ, ये दोनों नहीं समझना चाहिए कभी। अपने को बेवकूफ समझोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, और सामने को वाले को बेवकूफ करोगे तो वो काट के निकल जाएगा तुम्हारा। तो ये कुछ स्टेटमेंट है, याद रखिएगा जीवन में, ठीक है। अच्छा आप सोचिए कि जेड और जेड बार में कोई अंतर क्यों नहीं होगा? यार मैं कहूं यदि मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है तो यार जेड बार भी तो 2 होगा। अब 2 का बार क्या होगा यार? 2 का बार तो कुछ होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि जेड और जेड बार है, दैट इज, इसको लिख सकते हो जेड माइनस जेड बार बराबर 0। भाई ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जेड जो हो गया वो प्योरली रियल हो गया। क्या हो गया? प्योरली रियल हो गया, पूर्णतः वास्तविक हो जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हो आप कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आती है और कहता है कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो या तो फिर आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल बोला गया है तो। ठीक है। दूसरा, पहला तो ये नोट था, दूसरा आप याद रखिए। दूसरा कैसे निकालेंगे हम? इफ जेड बराबर माइनस जेड बार है, जेड बराबर माइनस जेड बार है, तो क्या होगा? यार सिंपल है ना, एक याद रखिए ना कि जेड बराबर जेड बार है तो प्योरली रियल है, तो वैसे ही याद हो जाएगा कि जेड बराबर माइनस जेड बार होगा तो प्योरली इमेजनरी होगा। दैट इज जेड प्लस जेड बार बराबर 0। तो आप क्या बोलोगे कि जेड जो है वो प्योरली इमेजनरी होगा। वो साफ साफ पता चल रहा है, पूर्णतः काल्पनिक। तो ये भी याद रखिएगा कि कभी प्योरली इमेजनरी की बात करेगा तो आप जेड प्लस जेड बार को 0 करके भी उस चीज को सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो मैंने कहा ना, दूसरा तरीका एक और होता है, वो यही होता है कि जब प्योरली रियल हुआ तो एक तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट 0 करिए, या फिर जेड बराबर जेड बार करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है। और प्योरली इमेजनरी की बात करेगा तो जेड बराबर माइनस जेड बार या फिर जेड प्लस जेड बार बराबर 0 करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। दीपू कह रहा है सर आपकी शादी हो गई है, बहुत जरूरी प्रश्न इसने पूछा है। ठीक है, चलिए, बहुत जरूरी पूछा है एनडीए के लिए। चलिए, अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए जेड बराबर, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर दी है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार आपने क्या सीख लिया? एक्स माइनस आयोटा वाई सीख लिया ना। एक बार जेड और जेड बार को जोड़ के बताइए कितना आ रहा है, और एक बार जेड और जेड बार को घटा के बताइए कितना आ रहा है। जेड और जेड बार को जोड़ के बताइए। जेड और जेड बार, जेड प्लस जेड बार कितना हो जाएगा? आप जोड़ के देखिए, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। यदि हम जोड़ते हैं तो ये कट जाएगा, तो जेड प्लस जेड बार जो आ जाएगा वो 2x आ जाएगा। मतलब x जो आ जाएगा वो जेड प्लस जेड बार बाई 2 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ जेड कैसे निकल सकता है? तो जेड प्लस जेड बार बाई 2 से। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि कभी आपको रियल पार्ट ऑफ जेड चाहिए तो आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो, जेड माइनस जेड बार बाई 2, सॉरी जेड प्लस जेड बार बाई 2। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको रियल पार्ट चाहिए और वो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो आप इस तरीके से भी रियल पार्ट निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप उसे ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में चेंज करो, जरूरी नहीं है कि आप इस फॉर्मेट में चेंज करिए तब आप रियल पार्ट ए बताइए।
आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दी है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट जोड़िए और दो से भाग दे दीजिए, तब भी आप उसका रियल पार्ट निकाल सकते हो। और z माइनस जेड बार की बात करें तो x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा वाई, तो y हो जाएगा z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ z निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए। यदि आपको इमेजनरी पार्ट ऑफ z चाहिए तो आपको क्या करना है, z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा से आप निकाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए 2 माइनस 3 आयोटा। वैसे तो इसका इमेजनरी पार्ट हम तुरंत बता देंगे, लेकिन फिर भी इस फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं। हमसे कहा गया कि रियल पार्ट ऑफ जेड कैसे मिलेगा, तो आपको पता तो है 2 मिलेगा, लेकिन हम फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं कि यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चाहिए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ जोड़िए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, कट जाएगा, 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और इमेजनरी पार्ट चाहिए तो 2 माइनस 3 आयोटा जेड माइनस जेड बार, और जेड बार कितना हो जाएगा, जेड बार कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा जेड बार इसका, और डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो देखो आ जाएगा ये -6 आयोटा अपॉन 2 आयोटा बराबर -3। तो इमेजनरी पार्ट जेड कितना आ गया -3। ये केवल समझाने के लिए था इस फॉर्मूले का कि इससे आता है, आपको विश्वास करिए, बाकी तो ऐसा करोगे नहीं आप। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत है? मतलब आपको यह समझ में आ गया भाई चीज की, भाई रियल पार्ट यदि निकालना है और इमेजनरी पार्ट निकालना है तो हमारे पास 2 तरीके, मतलब एक तरीका ये भी है। ठीक है, एक स्टार कर देते हैं। चलिए, क्लियर है? सर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आपने +1 क्यों लिखा? कहां पर, कहां पर मैंने +1 लिखा है? अमन जी कह रहे हैं मैंने कहां +1 लिखा है आयोटा स्क्वायर? अरे भैया इमेजनरी पार्ट, बेटा इमेजनरी पार्ट केवल, यार तुम गधा हो, यार तुम वज्र गधा हो। ये का बता चुके हैं कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्मेट की है तो रियल पार्ट जेड ए होता है, इमेजनरी पार्ट जेड बी होता है, आयोटा नहीं लेते हैं। आयोटा तुम लोग ना अलग धारणाएं बना लेते हो। पता है धारणाएं क्या बनाते हो, कि क्योंकि प्लस के इधर वाला रियल पार्ट में लिया गया है तो प्लस के उधर वाला इमेजिनरी पार्ट में ले लेंगे। मतलब ये धारणाएं गलत है। आयोटा के साथ जो लिखा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। खुद की धारणाएं मत बनाया करो, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? अपनी धारणाएं अलग से मत बना लिया करो। समझ में आ गया कि रियल पार्ट जेड कैसे निकालेंगे? जेड को जेड बार से जोड़कर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट कैसे निकलेंगे? जेड माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा कर देंगे। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है मैंने। बोलो, बताइए कोई दिक्कत है? चलिए अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में। मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में, ठीक है? क्या हो गया यार, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या यहां पर समस्या बताओ, क्या समस्या है? क्या कहां पर समस्या है?
आकाश जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, का इसमें यार है क्या कि नहीं समझ में आ रहा यार, इसमें तो मतलब कुछ है ही नहीं। बेटा नीचे 2 आयोटा है यार, तुम फॉर्मूले को क्यों नहीं देखते हो? नीचे 2 आयोटा है, 2 नहीं है। ये 2 आयोटा है, 2 नहीं है। अरे फॉर्मूला देखो भैया, जेड में से जेड बार घटाया गया है अपॉन 2 आयोटा है फॉर्मूले में, 2 आयोटा है। अब तुम ये कहना चाहते हो कि इसके बाद मैं तुम्हें ये बताऊं? यार कैसी बातें कर रहे हो? फिर आप एनडीए का पेपर कैसे दोगे? अब आप ये मतलब इस स्टेप को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो फिर पेपर मत दो, तुम छोड़ दो, तुम्हारा वैसे भी नहीं होना है बेटा। यदि तुम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो यार फिर क्या पेपर दोगे यार? तो इतने फिर कैसे पेपर में तुम्हारे नंबर आएंगे? ये चौथी तीसरी क्लास की चीजें हैं क्या? मतलब हद है यार। इसीलिए मैं कहता हूं खुद घर पर करा करो। जितना आप पेन नहीं चलाओगे ना, आपको ऐसी कंफ्यूजन शुरू होगी। और कैलकुलेशन खुद कॉपी पेन में किया करो। तुम पता क्या करते हैं, इसमें कई बच्चे क्या हैं, बस ऐसे वीडियो देखते हैं। यदि वो खुद इस चीज को ना उन्हें खुद कॉपी पर करना चाहिए, ये वाला स्टेप, तो खुद आंसर आ जाएगा। लेकिन वो क्या ना करते नहीं है, वो यहीं से समझने का प्रयास करते हैं। खुद करो ना, आप माइनस करो, आपको पता लग जाएगा कैसे आया। तो करा करो। जब पेन नहीं चलाओगे, एग्जाम के दिन नहीं चलेगी पेन, ठीक है? कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा वहां पर, सारा धरा धरा रह जाएगा। वैसे भी तुम मोटिवेशन का तुम लोग खाली मतलब गलत ही निकालते हो, ठीक है? खाली मोटिवेट ही होते हो, पढ़ते नहीं हो। टीचर इतना बढ़िया से मोटिवेट करता है तुम्हें, और तुम क्या करते हो, मोटिवेट होके बस शांत हो जाते हो। चलो हाँ, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समृद्ध संख्या का मापांक। समृद्ध संख्या का मापांक, ठीक है? क्योंकि गुणा भाग कर लिया करो दादा, यही तुम बेसिक चाहते हो, यही बेसिक चाहते हो, इतना बेसिक है, प्लस माइनस। चलो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी a प्लस आयोटा b है, और कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि a पॉजिटिव है एंड b भी पॉजिटिव है। अच्छा ये बताइए, यदि हमने ये मान लिया कि a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट की है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट की है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट की है? भैया a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, तो ये क्या आ जाएगा यहां पर? a कॉमा b आ जाएगा ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जो मॉडुलस होता है, ठीक है, वो एक्चुअली में होता है क्या है, ये जो डिस्टेंस होती है किसकी, 0 0 से इसकी डिस्टेंस। यदि इसको P पॉइंट मान लें और इसको O पॉइंट मान लें, तो OP ही जो है वो क्या है, मॉड ऑफ जेड है, ठीक है? OP क्या है, मॉड ऑफ जेड है। ये जो OP होगा वही कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड होगा। अब क्योंकि आपको पता है कि एक पॉइंट 0 0 है, तब ये मत कहना कि मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये बेटा 9 10th में भी है, ठीक है? 2 पॉइंट, एक O है और एक P है, तो OP डिस्टेंस कैसे मिलती है ये आपने पढ़ के रखा है छोटी क्लास में, 11 12th में मत बोलना, उसके पहले भी पढ़ा है। a माइनस 0 का स्क्वायर, b माइनस 0 का स्क्वायर, तो OP जो आ गया वो आ गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही आपका मॉड ऑफ जेड होता है। यही क्या होता है, मॉड ऑफ जेड होता है,
ठीक है, यही क्या होता है मॉड ऑफ जेड। तो मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो जेड आपका यदि ए प्लस आयोटा बीटा है तो मॉड ऑफ जेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं, ठीक है, कि जेड बराबर यदि मान लीजिए 1 प्लस आयोटा है तो मॉड जेड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 होगा। क्या होगा, अंडर रूट 2 होगा, अंडर रूट 2 होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, Z1 ले लेते हैं और Z2 ले लेते हैं 1 माइनस 3 आयोटा। तो Z2 का मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 हो जाएगा, अंडर रूट 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे Z बराबर मैंने 0 ले लिया तो Z बराबर Z1, Z नहीं, Z3 बराबर मान लो मैंने 0 ले लिया तो Z3 को क्या लिख सकते हैं हम, 0 प्लस 0 आयोटा। तो Z3 का मॉड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मतलब 0। तो Z3 का मॉड कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो एक चीज याद रखिएगा कि मॉड ऑफ Z यदि 0 है तो दिस इंप्लाइज Z आपका क्या होगा, 0 होगा। और किसी भी संख्या का मॉडुलस 0 नहीं हो सकता। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 होगी। इफ मॉड Z इक्वल टू 0 देन इंप्लाइज Z बराबर 0, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब कुछ और चीजों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं 1 प्लस आयोटा, Z2 ले लूं 1 माइनस आयोटा, Z3 ले लूं 1 माइनस 1 प्लस आयोटा, Z4 ले लूं या फिर यहां पर, हाँ चलो ठीक है, -1 माइनस आयोटा। आपको लगता है कि अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग है ना, Z1 is not equal to Z2 is not equal to Z3 is not equal to Z4। ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग हैं, चारों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अलग अलग हैं, बट इनके मॉड सेम होंगे बेटा, बट इनके मॉड क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। बट इनके मॉड सेम होंगे। आप देखिए Z1 का मॉड निकालिए, चाहे Z2 का मॉड निकालिए, चाहे Z, इसमें ना थोड़े से फॉर्मूले ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बाकी चैप्टर जो पढ़े हैं ना, उसमें इसमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, ठीक है। Z2 का मॉड निकालिए, Z3 का मॉड निकालिए, चाहे Z4 का मॉड निकालिए, सारे मॉड क्या आएंगे, अंडर रूट 2 ही आएंगे। किसी का भी मॉड निकालिए, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट है बट इनका मॉड सेम है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको रिजल्ट कुछ दे देता हूं, वो याद रखिएगा रिजल्ट। वो रिजल्ट ये है कि इफ, पहला रिजल्ट, इफ Z1 बराबर Z2, यदि Z1 Z2 बराबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, तो पक्का है दिस इंप्लाइज कि Z1 का मॉड और Z2 का मॉड बराबर होगा। क्योंकि यार दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो पहली भी 1 प्लस आयोटा होगी, दूसरी भी 1 प्लस आयोटा होगी, तभी तो आप बराबर बोलोगे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपस में बराबर हैं तो उनके मॉडुलस भी बराबर होंगे, उनके मापांक भी बराबर होंगे, ठीक है। तो दूसरा, इफ Z1 का मॉड और Z2 का मॉड आपस में बराबर है। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आपस में बराबर है, तो क्या इसकी गारंटी है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होंगे? नहीं। इट डज नॉट इंप्लाइज कि Z1 बराबर Z2। ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने काट के रखा है। भाई मॉडुलस सेम है तो जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो मॉडुलस सेम होगा। देखिए यहां पर ये
प्लेस नंबर अलग अलग थी पर मॉडुलस सेम था। तो देखो Z1 का मॉड और Z2 का मॉड सेम आया, लेकिन क्या इससे आपने ये कह पाए कि Z1 Z2 बराबर है? नहीं। फिर Z1 और Z2 का मॉड सेम आया पर वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो अलग अलग है। तो Z1 और Z2 का मॉड यदि सेम है तो इट डज नॉट इंप्लाइज कि Z1 बराबर Z2 होगा। ये बात याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि होगा ही होगा। अच्छा, तीसरी चीज देखिए ध्यान से एक बार, भाई a प्लस आयोटा बी का मॉड लिखो, चाहे आप b प्लस आयोटा का मॉड लिखो, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको नहीं लगता? भाई हमारे पास ये जो a और b है दोनों नंबर्स उसमें भी हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि आयोटा के साथ हैं या किसी और के साथ हैं, और नहीं हमें प्लस साइन से मतलब है ना। तो ये कह रहा है, अमन कह रहा है मॉडुलस क्या होता है? हे भैया मॉडुलस मैंने अभी बता दिया है क्या होता है। ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी, ये संस्कृत में बताया था अभी कुछ देर पहले मैंने कि मॉडुलस जेड एक्चुअली में ओपी होता है संस्कृत भाषा में, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी ओरिजिन से जो दूरी होती है वही मॉड जेड होती है। सुना करो अच्छे से, ठीक है। ए प्लस आयोटा बीटा का मॉड जो होगा वही बी प्लस आयोटा ए का मॉड होगा। मतलब कहने का मतलब है, एक तो प्लस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है मॉडुलस के केस में, पहली बात। दूसरा, मुझे बस ये देखना है कि ए दोनों नंबर सेम है कि नहीं है। जैसे इसमें ए बी है, इसमें बी ए है, कोई दिक्कत नहीं, बस ए बी सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और रिजल्ट देखिए एक बार, चौथा नंबर, भाई जेड आपका देखिए ए प्लस आयोटा बीटा है, जेड बार क्या होगा? ए माइनस आयोटा बीटा, माइनस जेड क्या होगा? माइनस ए माइनस आयोटा बीटा, माइनस जेड बार कितना होगा? भाई ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पर बार लगा दिया गया। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या थी? माइनस जेड, उस पर बार लगा दिया गया। तो माइनस जेड बार कितना होगा? आयोटा की जगह माइनस आयोटा, तो ये प्लस आयोटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस का आयोटा, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर जेड का मॉड निकालिए, चाहे जेड बार का मॉड निकालिए, चाहे माइनस जेड का मॉड निकालिए, चाहे माइनस जेड बार का मॉड निकालिए, वो सब सेम होते हैं, ठीक है। सब क्या होते हैं? सेम होते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे केवल ए और बी दोनों में नजर आ रहा है, बस प्लस माइनस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो चाहे आप जेड का मॉड निकालिए, जेड बार का मॉड निकालिए, माइनस, ये समझना है, रटना नहीं है, रटने तो भूल जाओगे, आप समझिए तब याद रहेगा आपको। माइनस जेड का मॉड निकालिए, माइनस जेड बार का मॉड निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम ही होंगे, ठीक है। चलिए पांचवा रिजल्ट देखिए, सब इंपॉर्टेंट है, सबका इस्तेमाल होगा। एक बार जेड मैंने मान लिया ए प्लस आयोटा बीटा है, जेड बार मान लिया ए माइनस आयोटा बीटा है। एक बार मुझे बताइए जेड जेड बार कितना होगा? यहां से जेड जेड बार कितना हो जाएगा? यहां से बताओ, जेड जेड बार ए प्लस आयोटा बीटा और ए माइनस आयोटा बीटा, ये मैं आपको पहले से ही बताते आया हूं। ए प्लस आयोटा बीटा, ए माइनस आयोटा बीटा क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ध्यान से देखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्चुअली में मॉड जेड का स्क्वायर होगा, क्योंकि आपने जेड यदि ए प्लस आयोटा बीटा माना है तो मॉड जेड क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये आपका मॉड जेड होगा। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो मॉड जेड स्क्वायर होगा ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है कि जेड जेड बार जो होगा वो मॉड जेड का स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा? मॉड जेड का स्क्वायर होगा। जेड जेड बार जो होगा वो मॉड जेड का स्क्वायर होगा, इसकी जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। कोई दिक्कत? जेड जेड बार जो होगा वो मॉड जेड स्क्वायर होगा। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं इसमें जो एग्जाम को क्वेश्चन में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। चलिए ये भी रिजल्ट समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है।
मॉड जेड का स्क्वायर, 6 नंबर। अच्छा, जेड जेड बार यदि मॉड जेड स्क्वायर होता है, ठीक है, तो जेड कितना हो जाएगा, मॉड जेड का स्क्वायर अपॉन जेड बार, ठीक है, तो जेड इनवर्स कितना हो जाएगा, जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी कभी कभार इस्तेमाल हो जाता है चीजें, वो भी आपको ध्यान रखना है। जेड इनवर्स, अब जेड इनवर्स क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। जेड इनवर्स क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है ना, जेड इनवर्स क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, चलिए और देखिए, अभी आपने पढ़ा। अच्छा ये बताइए मुझे, Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर मैं बोलूं तो अभी अब याद रखिएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर का मतलब होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ इनटू, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉड का स्क्वायर क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ इनटू। ये कॉन्सेप्ट वाइज आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट वाइज आपको याद रखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर का मतलब हो गया उस कॉम्प्लेक्स नंबर के उसके कॉन्जुगेट संयुग्मी के साथ इनटू किया जा रहा है। ठीक है, और यदि ये पता है तो आप इसको भी कर सकते हो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आएगा, Z1 प्लस Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आएगा। ठीक है, अरे यार चौथे नंबर में क्या प्रॉब्लम है बेटा, यार जेड ए प्लस आयोटा बीटा है, जेड बार क्या होगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख देंगे, माइनस जेड का क्या मतलब हो गया, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा। फिर माइनस जेड बार का क्या मतलब हो गया, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका बार निकाल दिया। अब मैंने कहा सबका मॉड सेम होगा, तो यार सबका मॉड निकालो ना, सेम आएगा। इसका मॉड निकालोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड भी तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, इसका भी वही आएगा, इसके भी आएगा, यही तो मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो देखिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस, देखो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आएगा। तो Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 का Z1 प्लस Z2 के बार के साथ मल्टीप्लाई। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि यहां लिखा था मॉड जेड स्क्वायर, जेड जेड बार होता है, तो इसके मॉड का स्क्वायर दिस इंटू दिस का बार होगा। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूं कॉन्जुगेट में। ठीक है, फिर हम और डिस्कशन करेंगे, एक यहां प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा कॉन्जुगेट का। ठीक है, वो मैं बता देता हूं कि अलग अलग लग जाता है, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। ये जो बार है ना, वो बार अलग अलग लग जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। पहले हम मॉडुलस और आर्गुमेंट पढ़ लेंगे, तब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी का जिक्र करेंगे, क्योंकि वहां पर इस्तेमाल होती है मॉडुलस और आर्गुमेंट। देखिए ये बार अलग अलग लग जाता है, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में होना तो उसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो बार अलग अलग लग जाता है, ये आगे हम सीखेंगे, फिलहाल याद कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब ये मल्टीप्लाई होगा, Z1 का Z1 बार में होगा, Z1 का Z2 बार में होगा, Z2 का Z1 बार में होगा, और Z2 का Z2 बार में होगा। तो ये बताइए मुझे Z1 और Z1 बार कितना हो जाएगा, Z1 के मॉड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, ये तो रहेगा ही रहेगा,
Z2 बार कितना हो जाएगा, Z2 के मॉड का स्क्वायर। Z2 बार कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। मैंने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई होने का मतलब है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। Z2 के बार के साथ मल्टीप्लाई होने का मतलब है Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, इसका मतलब ये आ गया आपका कि Z1 प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होगा वो इसके बराबर होगा। ये चीज याद रखिएगा फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज, समझ में आ गई ये फॉर्मूला, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें फॉर्मूले में। सिमिलरली यदि मैं कहूं कि Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर ये बताना है कितना होगा, तो बस यहां फॉर्मूले में माइनस हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस का Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार हो जाएगा फॉर्मूले में। ठीक है, फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, बस यहां पर माइनस साइन लग जाएगा। बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत? आप ओपन करके देख सकते हो पर कोई जरूरत नहीं है, बस आप सीधे याद रखिए, क्योंकि यहां पर यहां भी माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा, तो ये बीच वाले टर्म माइनस के हो जाएंगे बस। ठीक है, अरे यार बता तो दिया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर के उसके कॉन्जुगेट के साथ इनटू। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा है ये उसका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट जो पूरे में लगा हुआ है वो अब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टी की, वो अलग अलग लग जाएगा। Z1 में अलग लग जाएगा और Z2 में अलग लग जाएगा कॉन्जुगेट। अब तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो Z1 का जब Z1 बार में होगा तो यहां लिख दिया, Z1 का Z2 बार में यहां लिख दिया, Z2 का Z1 बार में मैंने यहां लिख दिया, Z2 का Z2 बार में यहां लिख दिया। फिर मैंने आपको सिखाया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके बार के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, इसीलिए Z1 Z1 बार Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। ये दोनों चीजें एज इट इज यहां रखी रही और Z2 बार जो हो गया Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर सेम आप ये भी कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक 9th वाला रिजल्ट भी देख लीजिए अलग से, कि मैं अब ये कहता हूं आपसे कि आप मुझे Z1 प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये ऐड करके बताइए ये कितने के बराबर होते हैं। सैटरडे को टेस्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई, दोनों को ऐड कर लो। ये जो Z1 प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया और Z1 माइनस Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया, दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म माइनस के साथ है और इसी में ये वाला टर्म प्लस के साथ है, कट जाएगा। ये Z1 मैग्नीट्यूड स्क्वायर Z1 मैग्नीट्यूड स्क्वायर 2 टाइम्स बन जाएगा, Z2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर Z2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर 2 टाइम्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत? ठीक है, मैं कब कह रहा सर आप कब, पीके कौशल जी आपको क्या लगता है? आपको जो लगता है वही मान लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज्यादा अपनी पढ़ाई के बारे में चर्चाएं नहीं करता हूं, मैंने कहां से पढ़ा है, क्या किया है, क्या फर्क पड़ता है उस बात से, क्या किया है। ठीक है,
क्योंकि जहां से मैंने पढ़ाई करी है ऐसा कुछ नहीं है कि जो वहां से पढ़ेगा वही अच्छा पढ़ाएगा आपको। जो अच्छी जगह से नहीं भी पढ़ता है वो भी अच्छा पढ़ाता है। ठीक है, ओके। कई बार हम बहुत गलत दृष्टिकोण से किसी को जज करते हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आपको गणित पढ़ाता है, तो लोग क्या कहते हैं कि आपने कोई एग्जाम नहीं निकाला, आपने कोई अच्छी जगह से पढ़ाई नहीं करी। बेटा वो आपको क्या पढ़ा रहा है? गणित पढ़ा रहा है। मान लो कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है आपको, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई कुछ भी पढ़ा रहा है। तो आप ये बताइए कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई एनडीए का एग्जाम देता है, ठीक है। एनडीए नहीं, चलो को एनडीए का एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है। एक आदमी ने क्या किया, एनडीए क्लियर किया, तो उसने क्या किया कि उसने 100 नंबर मैथ में लाया, 100 नंबर इंग्लिश में लाया, ठीक है। 100 नंबर मैथ में, 100 नंबर इंग्लिश में, और 300 नंबर वो जीके जीएस में ले आया, ठीक है। ठीक, 300 नंबर वो क्या ले आया जीके जीएस में। कितना नंबर पा गया वो? 500। अच्छा खासा नंबर आएगा, आपको पता है 500 में। और एक बंदे ने क्या किया, ये मान लीजिए रिटन क्वालिफाई है। मैं एक आपको थोड़ा सा फैक्ट्स पर आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। एक बंदा एनडीए है ना, वो नॉट क्वालिफाई है, मान लीजिए वो एनडीए नॉट क्वालिफाइड है, लेकिन उसने 250 नंबर मैथ्स में पाया, ठीक है, और 50 नंबर मान लीजिए इंग्लिश में पा गया, और 50 नंबर जीके जीएस में पाया। टोटल नंबर बेचारा 300 पाया। अब बताइए मैथ कौन बढ़िया आपको पढ़ाएगा? ये बढ़िया पढ़ाएगा जो रिटन क्वालिफाई किया है, कि ये बढ़िया पढ़ाएगा मैथ? चलिए बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं थोड़ा सा ना रियलिटी पर मैं भी जीता हूं, और मैं आपको भी चाहता हूं जी। कौन बेहतर पढ़ाएगा आपको मैथ्स? कौन सा पढ़ाएगा? अरे यहां 350, सॉरी 300 लिख दिया मैंने। हाँ 350 यार, मैंने इतना ही जोड़ा यार, नीचे देखा ही नहीं मैंने, 2 ही जोड़ दिया, तीसरा वाला छोड़ दिया था। और देख कौन बढ़िया पढ़ाएगा आपको? ये वाला। अब आप मान लीजिए कोई ऐसा अध्यापक है, आपको कोई पढ़ा रहा है, उससे कहते हो यार आपने तो एनडीए क्वालिफाई नहीं किया, आप गणित क्यों पढ़ा रहे हो? भाई गणित आपको किस वजह से पढ़ा रहा है वो पता है? क्योंकि उसने 250 नंबर ला के रखे उसमें, वो गणित जानता है। अब ये 100 नंबर वाला भले रिटर्न क्वालिफाई हो गया, पर इसको गणित नहीं आती है ज्यादा, वो एग्जाम क्वालिफाई किया है, ये आपका स्पेशलिस्ट है इस समय। तो ये फैक्ट्स होते हैं, इसीलिए किसी पर आरोप प्रत्यारोप मैं देखता हूं बार बार ये लगते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपको केवल आपको ये देखना है कि आप सीख रहे हो, उसका फायदा हो रहा है कि नहीं है। कोई क्या किया है, कैसे किया है, किसी पर आरोप लगा देना। मैं आजकल देखता हूं यूट्यूब पर कोई उन्होंने क्या किया है, वो क्या कर लेते हैं। अरे कोई कुछ भी किया हो यार, ठीक है, आपको यदि ज्ञान मिल रहा है तो आप ज्ञान लीजिए। बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा एग्जाम निकाल कर ज्ञान दे रहा है, क्योंकि वो ज्ञान आपको 250 नंबर का दे रहा है वो। अब वो 100 वाला कितना ज्ञान देगा? भले उसने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि उसने तो रिटर्न एक एवरेज के हिसाब से क्वालिफाई किया ना, वो कितना मैथ जानेगा? ये दोनों में तो ये ज्यादा जानेगा ना, क्योंकि इसने ज्यादा नंबर लेकर आया। वो आपको इंग्लिश तो नहीं पढ़ा रहा है क्योंकि उसमें 50 नंबर आए हैं, वो आपको मैथ पढ़ा रहा है ना। मान लीजिए कोई 250 नंबर जीके जीएस में लाया, तो फिर वो 250 नंबर जीके जीएस में तो वो ज्यादा मार्क्स है ना। नहीं 300 वाले से तो कम ही हो गया। चलिए फिर ये छोड़िए इस बात का, मत इतना परेशान हुआ करो। कोई कितना पढ़ा लिखा है मत जानने की कोशिश किया करो, ठीक है।
नहीं बोलते हैं, मतलब देखा है मैंने, इस पर चर्चाएं होते, मैं बता रहा हूं, मैं नहीं कहा आप नहीं बोलते हो। मैंने यूट्यूब पर इस तरह की चीजें आरोप प्रत्यारोप देखे हैं, तो मैं बता रहा हूं, आप नहीं बोलते हो। तुम तो अच्छे बच्चे हो यार। मैं बता रहा हूं, मैंने कोई एनडीए के एग्जाम नहीं दिया है, मैंने एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं। मैं अपना कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, मैंने एनडीए के पेपर ही नहीं दिया, तो मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं। चलिए, हाँ, सीडीएस का पेपर देने की कभी बात हुई थी, पर मेरे घर वालों ने देने नहीं दिया। ठीक है, तो फिर एनडीए तो मैंने कभी दिया नहीं। सीडीएस हाँ, मेरा मूड जरूर था, पर वो कभी देने नहीं दिया घर वालों ने। चलिए, ये बात समझ में आ गई, Z1 प्लस Z2। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और। देखिए, Z1 और Z2 का मॉड निकालने इनटू में, चाहे हम Z1 का अलग मॉड निकालने और Z2 का अलग मॉड निकालने, उनका इनटू कर दिया। ठीक है, कह रहा है ज्यादा मत फेंकिए। हैं? कलाम जी, कलाम जी कौन है? Z1 और Z2 का मॉड जो होगा वो Z1 का मॉड होगा और Z2 का मॉड होगा बेटा। और अगला ये कौन सा पॉइंट होगा बेटा? ये कौन सा? 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर नोट करिएगा कि Z1 अपॉन Z2 का जो मॉड होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि डिवाइड में है, ठीक है, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? Z1 का मॉड और Z2 में। आप तुलना मत करा करिए कभी भी टीचर्स। मैं देखता हूं ये मैथ के टीचर अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। अरे अच्छा बुरा तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा वर्ड तो वेल डिफाइंड वर्ड ही नहीं है बेटा। अच्छा बुरा केवल अपने अनुसार होता है, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, ये आपकी केवल सोच होती है। जैसे ये मैं ब्लैक शर्ट पहना हूं, हो सकता हो किसी को खराब लग रही हो, तो इससे खराब अच्छी नहीं हो जाएगी, ये तो फिर अपनी अपनी सोच हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तुलनात्मक चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। चलिए, Z1 अपॉन Z2 का जो मॉड होगा वो अलग अलग मॉड हो जाएगा, Z1 का मॉड और Z2 का मॉड। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल इस पर बेस्ड, मतलब काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे मैं कहूं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मॉड और cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का मॉड कितना होगा? जल्दी बताइए। ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा का मॉड। ये कितना हो जाएगा? और इसके बाद आप बताएंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मॉड कितना होगा? ये बता दीजिए मुझे। ये नहीं था आपके एग्जाम में, क्या आया था यार क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो फिलहाल ये करूं, एक आपके एग्जाम में इस पर बहुत क्वेश्चंस आए। चलिए, तो ये मॉड है, तो ये मॉड अलग अलग लग जाएगा, कहने का मतलब ऊपर के साथ अलग लग जाएगा, नीचे के साथ अलग लग जाएगा। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। ठीक है, और नीचे cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का मॉड लग जाएगा। दोनों का मॉड सेम होगा और आंसर कितना आ जाएगा? 1। यहां पर दोनों का मॉड ऊपर भी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा, नीचे आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, लेकिन बात तो एक ही है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 1 के बराबर। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए आपके एग्जाम में, 2023 में भी आए हुए हैं। रुको मैं देखता हूं तो कराता हूं आपको, आए हुए हैं इस पर बेस्ड। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन देखता हूं, शायद आया हुआ है आपके एग्जाम में। आया हुआ है कि 1 माइनस ओमेगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मॉड, ये आपसे पूछा गया है 2023 फर्स्ट में। 2023 फर्स्ट में आया हुआ है।
√3, √2, 1 और 4/√3। तो देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा, अलग अलग मॉड लग जाएगा ना भाई, 1 माइनस का अलग लग जाएगा और नीचे वाले का अलग लग जाएगा। ठीक है, 1 माइनस ओमेगा का मॉड और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मॉड। देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है बेटा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 के बराबर। ठीक है, तो 1 माइनस ओमेगा और ये बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। भाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका -1 होता है, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, -1 का मॉड मतलब 1 आ जाएगा। तो नीचे तो 1 आ गया, ऊपर आ गया 1 माइनस ओमेगा का मॉड। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस आयोटा √3/2। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस आयोटा √3/2 ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा कितना हो जाएगा, 1 -1 प्लस आयोटा √3/2 कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 1/2 माइनस आयोटा √3/2। तो 3/2 माइनस आयोटा √3/2, ये आ गया 1 माइनस ओमेगा की वैल्यू। 1 माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 माइनस आयोटा √3/2, और इसका अंडर रूट हो जाएगा 9/4 प्लस 3/4, मतलब अंडर रूट 12/4, मतलब √3, मतलब कितना हो जाएगा, √3 के बराबर। मतलब कितना हो जाएगा, √3 के बराबर। ठीक है, अरे √13 होगा तो वो कट के तो 1, अरे ये, अरे भैया दोनों 13 √13 आया है, तब 1 किया है मैंने, वो 1 लिखा है मैंने, समझ गए। चलिए यहां आज की क्लास में इतना ही, कल हम कॉन्जुगेट पढ़ेंगे और आर्गुमेंट पढ़ेंगे और उसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सैटरडे को ये चैप्टर मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। इसका मतलब सैटरडे को क्लासेस होंगी बड़ी, और संडे के दिन आपको जो भी होगा, मतलब सैटरडे तक ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा आपको। ठीक है, तैयार रहिएगा सैटरडे को लंबी क्लास के लिए। चलिए, जिनको दिक्कत होगी एक बार पीडीएफ देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो आपके पास उपलब्ध होगा, फिर से उसे देखिएगा, अच्छे से मेहनत करिए, मेहनत करते रहेंगे, सुकून रहेगा आपके साथ, सुकून मिलेगा। जितना मेहनत करेंगे उतना संतुष्टि मिलेगी, उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। क्वेश्चंस लगना शुरू होंगे, आपके सारे फॉर्मूले याद रहेंगे, आपके ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा। जब आप पढ़ोगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस कभी बन ही नहीं सकता है, चाहे आप कितना भी मोटिवेट हो जाइए। बार बार आप मोटिवेशन क्यों होता है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं लगते, मतलब क्लास में क्वेश्चंस नहीं लगते हैं, कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो इससे मोटिवेशन डाउन होता है। जब सब कुछ पढ़े रहोगे तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन आपका ऊपर रहेगा, आपको इंटरेस्ट भी, एक तो पहले इंटरेस्ट बनाइए पढ़ाई में, बोझ मत समझिए। केवल ये मत समझिए कि एग्जाम निकालना है, हमें डिफेंस में जाना है, देश की सेवा करनी है। ठीक है, ये तो हमारे दृष्टिकोण में है ही है, ये चीज दिमाग में। ठीक है, लेकिन केवल ये मत रखिए कि केवल यही मेरा उद्देश्य है। एक बार पढ़ाई को थोड़ा सा इंजॉय करिए। ठीक है, अच्छे लोग क्या होते हैं, हर चीज को इंजॉय करते हैं, उन्हें पता भले हो कि भविष्य में हमें नहीं मैथ्स पढ़नी है, लेकिन वो जब पढ़ते हैं तो उसको इंजॉय करते हैं। तो आप चीजों को इंजॉय करना सीखिए लाइफ में। ठीक है, बोझ मत रखिए, जो इंजॉय करेंगे तो फिर आप चीजों को बड़े अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।